जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पुरी से कोई केस निकला है। कोरोना के केसेस में उस समय वृद्धि एक देखी। अगर इनका अवलोकन किया जाए तो टोटल 6 पॉजिटिव केस पाए गए थे, परंतु अभी वो इतना खतरनाक हालत थी एकदम से कि वहाँ जितने एक दो लोग उनके परिजन थे, बाकी सब लोग दौड़ लगा के भागे। मैं भी बहुत घबरा गया एकदम से कि धुआं। उसको देख के हमको भी अच्छा नहीं लगता था कि किसी के भी घर पे ऐसे गाड़ी पहुंचती थी जैसे किसी ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। पेशेंट होने, वो स्वतः थोड़ी पेशेंट हुआ है, नादानी में वो कहाँ किसके संपर्क में आया, पर उसके घरों पे जाके एकदम से पुलिस की एम्बुलेंस घर सायरन बजाती हुई पहुंचती थी और वो बेचारा सहमा सा वो घर से निकल के आता था। बहुत हुआ तो एक हाथ उसका परिजन साथ में आके दूर खड़ा होकर देखता था, वरना परिजन भी साथ नहीं आते थे कई बार तो। और पेशेंट बेचारा बड़ी ऐसा उसको फील किया, लगता था कि उसने पता नहीं क्या जुर्म कर दिया। हर शाम को जब पेशेंट को शिफ्ट किया जाता था तो अमूमन उसका कोई ना कोई पड़ोसी अपनी बालकनी से, अपनी छत से, अपने छज्जे से वो एम्बुलेंस में जाते हुए का वीडियो चलाने लगा। फिर एक नई लहर चली जिसमें व्हाट्सएप पे पेशेंट के नाम, पेशेंट की कॉलोनी, वो सब डिटेल्स लोग धड़ाधड़ शेयर करने लगे। तो एक अजीब किस्म का जिज्ञासा भरा माहौल शहर में बन गया था कि आज हमारी कॉलोनी में कोई पॉजिटिव तो नहीं आया, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानकार तो ऐसा नहीं है जो कोरोना से संक्रमित हो गया। पहले ये सुना था कि पेशेंट मतलब एक बीमार आदमी, लेकिन उस समय वो पेशेंट सा नहीं लग रहा था। फ़ोटो और वीडियो में या सोशल मीडिया पे जो भी हम लोग आसपास लोगों से सुनते थे, वो पेशेंट मतलब एक टेररिस्ट जैसा कुछ ना कुछ लगने लगता था कि कुछ बहुत बड़ा कुछ करा है पेशेंट। या फिर एक बीमार व्यक्ति को लेने के लिए कौन जाता है? एम्बुलेंस जाती है साधारण सी। लेकिन उस समय एम्बुलेंस के साथ में पुलिस प्रशासन, सादा अमला इस तरीके से जाता है, पूरी कॉलोनी सील कर दी जाती। तो ये पहली बार देखा। फोर्स के साथ मतलब पुलिस और डंडा बजाते हुए कई बार बोलते थे, हालांकि पुलिस की मजबूरी थी, कई लोग पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते थे, तो वहाँ जाकर भी जो हुआ था निकलते नहीं थे। तो वहाँ जाके मेडिसिन स्टाफ को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता था मेडिकल स्टाफ को, वो फोर्स ही करता था। इसमें बहुत सारे पुलिस वालों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम लिया। पहले तो 10-11 घंटे उन्होंने ड्यूटी की। इसके बाद स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के भोजन वितरण में सहयोग किया या कच्चा राशन वितरण में सहयोग किया। तो ड्यूटी आवर्स ऑन पेपर्स भले ही 6 घंटे के रहे हों, 8 घंटे के रहे हों, पर मुझे ऐसा लगता है कि 10 घंटे 12 घंटे से कम किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने नहीं दिया। विशेषकर जो हमारे चेकिंग पॉइंट्स थे उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे को हमने 2 शिफ्टों में लगाया, यानी एक कर्मचारी अधिकारी ने 12-12 घंटे तक भी काम किया है और वो थका नहीं है और चेहरे पे शिकन नहीं आई है। और यही कारण था कि कोरोना काल में जो पुलिस की एक छवि थी वो काफ़ी धनात्मक रूप से लोगों के सामने आई थी। निश्चित ही इसने निजी जीवन को भी बहुत प्रभावित किया। हम सभी लोग, अधिकांश लोग ऑफिस में ही एक पलंग डाल करके रहे, जिसमें कि अगर सुबह निकले हैं तो फिर रात में ही घर जाएं, बीच में खाना खाने या किसी अन्य कारण से घर ना जाएं। रात में घर अगर गए भी तो हम लोगों ने एक कमरा अपना अलग बना रखा था, जिसमें कि उस कमरे में कोई नहीं आता था, उससे सटा बाथरूम था, उसी में ही अपनी गतिविधि करते थे। नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, धोना, स्वयं कपड़े धोए, अपने बर्तन अलग रखे ताकि अगर जो खाना आता है वो बर्तन फिर वापस नहीं जाता था, वो हमारी थाली और कटोरी, चम्मच, गिलास सब अलग था। तो इसका पालन किया 2-3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक। और इस तरह से बच्चों से दूर रहे, पत्नी से सिर्फ बात किया दूर से ही। वहाँ पर भी जो अपना नियम है उसका पालन किया कि अन्य कमरों में नहीं गए, किचन में नहीं गए। तो ये इस तरह से हमारी भी जो डर बाकी लोगों को था कि संक्रमण हो सकता है, वो हम लोगों को भी था और उसका सावधानी बरती। लेकिन हम लोगों की ये प्रकृति ऐसी थी कार्य की कि हमको बीच में जाना ही था, ऐसे भीड़ भाड़ के इलाकों में वहाँ इंश्योर कराने के लिए। हम में से कई साथी कोरोना संक्रमित हुए। बीइंग ए डॉक्टर, अभी तक हम लोग पेशेंट्स को, हमारे से डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, पेशेंट हमारे पास आके बैठते हैं, हम उनकी बीमारी की चर्चा करते हैं, उनको समझाइश देते हैं।
बट कोरोना काल में जो पेशेंट्स को एक्सेस करने का जो नया तरीका जो था, जो वीडियो कॉलिंग के थ्रू हमारे ग्वालियर से फर्स्ट उसमें कॉन्फ्रेंसिंग में स्टार्ट हुआ है, जो कोरोना कंट्रोल सेंटर यूनिट बनाया गया है स्मार्ट सिटी ग्वालियर में, उसके थ्रू हम पेशेंट से वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। बट इसका रिज़ल्ट शुरू में 2-4 दिन में तो थोड़ा सा लोगों को था कि मतलब यूज़ टू नहीं हो पा रहे थे वो लोग, बट उसके बाद जब काउंसलिंग हम लोगों ने स्टार्ट करी तो वी वे सो कनेक्टेड कि पेशेंट्स का एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा आने लगा कि यस डॉक्टर, मतलब हर तरह से वो सेटिस्फाई हो रहे थे। मतलब हमें कोई डिफरेंस नहीं लगा कि हम सामने नहीं हैं तो हम उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एंड द सेम वाज विद द पेशेंट्स, वो लोग भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे और बराबर हम लोग के टच में आज तक पेशेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं थ्रू वीडियो कॉलिंग कि मैम थैंक यू, वी हैड ऑलवेज बीन देयर। तो कनेक्ट के इशू नहीं है, इवन दो इट इज़ अ न्यू मेथड, बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी जो टफ टाइम में इस चीज़ का हम लोगों ने प्रॉपर यूज़ किया और पेशेंट को बेनिफिट दिया है। जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन है वो ट्रेनें चूँकि बंद थी तो एक तस्वीर ये निकल के आई कि ट्रेनों के पहिए थमे और स्टेशन बिल्कुल सुनसान, प्लेटफॉर्म लंबा बिल्कुल सुनसान। तो लोगों में एक ये थोड़ा सा डरे थे, सहमे थे कि ये माहौल आखिर ये चल क्या रहा है। ये बिल्कुल एक अलग तस्वीर थी, मतलब 100 साल में शायद ये पहली बार लोगों के साथ में, लगभग 3 पीढ़ियों में ये पहली बार इस तरीके की हालात बने थे ये देखने में कि ये आखिर हुआ क्या है। काफ़ी संख्या में लोगों का मोबिलाइजेशन हुआ, बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर, छोटे गांवों की ओर गए। इसमें भी लोगों का, पुलिस का, स्वयंसेवी संस्थाओं का मानवीय चेहरा सामने आया। जो शहर है अपना वो लगभग राजस्थान के नज़दीक है, दिल्ली नज़दीक पड़ता है यहाँ से, तो माइग्रेंट्स वहाँ पे काम करने वाले वो अपने शहरों के लिए जा रहे थे पैदल पैदल। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ लोगों को खाना देने का, ऐसे लोगों को मदद करने का। लोगों ने खुद खाना बनवा के बांटे, पैकेट खाने के पैकेट बांटे, दवाएं पहुंचाई। हमने देखा हाईवे पर शुरू में 50 लोग 100 लोग का तबका आता था, फिर पता नहीं क्या हुआ, ऑटो से, बाइकों से इतने सारे लोग, समथिंग 12-12 हज़ार लोग पर डे ग्वालियर के हाईवे से निकलते थे। अब ग्वालियर में जो लोग थे, जो छोटे मोटे शहरों के लोग थे, वो ग्वालियर में एक समय तो रह रहे हैं, उसके बाद उनको बाहर जाना है, उनको अपने घर जाना है। जैसे कोई भांडेर का है, कोई दतिया का है, छोटे शहरों का है, वो ग्वालियर है तो उसको जाना है। अब वो भी पैदल निकलने को तैयार है, वो भी ग्वालियर नहीं रहना चाहता। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे मतलब जिनकी उम्र 28 साल 30 साल, अच्छे कपड़े पहने हुए लड़के, वो पैदल दिल्ली से पैदल ग्वालियर आ रहे हैं। जो लोग जूते पहने हैं उनका तो ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे थे जो चप्पल नहीं पहन के निकले हैं और यहाँ तक आते आते उनकी चप्पलें भी घिस गई, पैरों में छाले पड़ गए। उसके बाद जो गरीब लोग थे, मजदूर तबका था जो, उसको अपने घर पहुंचना था। अब उसे चाहे ट्रेन मिले, बस मिले, नहीं मिलती तो वो पैदल भी वहाँ से निकल चुके थे। उसको अपना सिर्फ घर पहुंचने से मतलब था, मैं घर पहुंच पाऊंगा भी नहीं, ये भी उसके मन में इतने प्रश्न उठ चुके थे। तो वो लोग वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। प्रशासनिक एक उनके ज़िले की या उनके प्रदेश की एक सीमा होती थी कि वहाँ तक उस सीमा पे ही मदद कर दिया तो कर दिया, इसके बाद दूसरा सीमा वाला करना है मदद नहीं करना। लेकिन अगर 20-25 किलोमीटर की जो पैदल चलना है तो बीच में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी व्यवस्था उन लोगों की किसी ने की थी। वो परेशान होकर ग्वालियर आ रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, प्यासे आ रहे हैं। कई लोग बीच में जिनके घर पड़ते भी थे वो चाहकर भी उनको कुछ नहीं खिला पाते थे, क्योंकि डर ये लगता था उन लोगों को इनमें से कौन पेशेंट होगा। और सबसे ज़्यादा जो उस समय का यादगार मेरे को याद आता है कि लोगों ने आवारा जानवरों तक के लिए हरे चारे की, जैसे गाय हैं उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था की, कुत्तों के लिए बिस्किट, दूध, ब्रेड, ये सारी चीज़ें सुबह शाम लोग अपने मन से कर रहे थे, एक दूसरे की मदद खुल के कर रहे थे। 1-2 लोग, 3 लोग चलने वाले लोग कम थे, ज़्यादातर 50 लोग, 25 लोग, 50 लोग ऐसे लोग ग्वालियर में आते थे। तो ग्वालियर आते थे तो प्रशासन को भी इतनी सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से ग्वालियर में नहीं कर रखी थी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग पैदल आ रहे होंगे। दिल्ली के जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने उनको जाने के लिए अनुमति तो दे दी, लेकिन जाना कैसे है ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ के प्रशासन ने नहीं कराई थी, तो आदमी पैदल ही निकल चुका। इसके अलावा अगर कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी से बाहर से आ रहा है तो उसको उसकी थर्मल स्कैनिंग करके या उसका मौके पर ही टेस्ट करके उसको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए कुछ एक नर्सिंग कॉलेजेस में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। इसके अलावा कुछ धर्मशालाएँ ऑक्यूपाइड की गई थी। तो इस हिसाब से एक ये था कि अगर कोई मरीज़ या किसी की रिपोर्ट उसमें पॉजिटिव आती है तो वो ऑलरेडी क्वारंटाइन होगा। इन 3 पॉइंटों में
जो लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो उनको रायरू रोक दिया, किसी को मालवा कॉलेज रोक दिया, किसी को ITM रोक दिया। जैसे मैं रायरू जब गया, मैंने देखा वहाँ पर लोगों को कि उनको रोक के प्रशासन ने रखा, उनको खाने की भोजन व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ रुकना नहीं चाहता। उसको अपने घर पहुँचना, उसका ये क्लियर है कि मैं मरूंगा भी तो मैं अपने घर जाकर मरूंगा, मेरी बॉडी तो कम से कम घर वालों को मिलेगी। जहाँ एक और पेशेंट का होना नकारात्मक माध्यमों से प्रसारित हो रहा था, वहीं पॉजिटिव स्टोरीज़ ने भी अपनी अपनी जगह धीरे धीरे बना ली थी, जिससे लोगों के अंदर एक विश्वास आया कि हाँ, कोरोना गंभीर है लेकिन इससे बचा जा सकता है और कोरोना का मतलब साक्षात मृत्यु नहीं है। मृत्यु दर जो है वो कहीं ना कहीं अगर 1% से नीचे है तो लोगों में काफ़ी होप है कि 99% लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घर वापस आ रहे हैं। एक इसमें सबसे ज़्यादा जो गौर करने वाली बात है लॉकडाउन के दौरान कि लगभग 15 दिन 20 दिन बीतने के बाद में कुछ घटनाएं अपने यहाँ शहर में होनी शुरू हुई, और वो ये था कि शहरी क्षेत्र या ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र की शराब की दुकानें हैं, लगभग सारी दुकानों में चोरी होने की घटनाएं होने लगी। इसको लेके एक संदेह ये भी जताया जा रहा था कि जो ठेकेदार हैं वो खुद ही कैसे माल निकाल के खपा रहे हैं और फिर बाद में खुद ही FIR दर्ज करा रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत होना शुरू हुई थी, और बाद में जब रेवेन्यू वाइज देखा गया, गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि रेवेन्यू का लॉस हो रहा है मार्केट बंद होने से, तो ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मंदिर या जो भी आपके धार्मिक स्थल हैं वो बंद रहे, उनसे पहले शराब की दुकानें खोल दी गई। सबसे पहले उसमें निर्णय ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र की शराब की दुकानें खोली जाएं, तो लोग बाग लॉकडाउन में यहाँ से 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में जाके शराब खरीद के लाने लगे। लोग वहाँ पुलिस व्यवस्थाएं बनाने के लिए लगी हुई थी क्योंकि भीड़ इतनी पहुँच रही थी, तो लोग वहाँ डिसिप्लिन में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके शराब खरीदते थे। कि बैंकों के आगे उस समय जनधन के अकाउंटों में पैसे आए तो लोग कतार लगा के गोलों में बैठ जाते थे, तो कई बैंकों के आगे ये हालत थी, पब्लिक को इतना भी नहीं पता था क्या था, तो पब्लिक गोलों के अंदर पत्थर या अपनी चप्पलें लगा के नंबर लगा कर खड़ी हो जाती थी कि ये हमारा नंबर है, टोकन नंबर है, और खुद इकट्ठी होकर बैठ जाती थी। सोशल डिस्टेंसिंग में चप्पल रख देती थी और खुद इकट्ठी हो जाती थी, जबकि होना यह था कि सोशल डिस्टेंसिंग में उनको खड़ा होना था। तो कई बैंकों के आगे, कियोस्क सेंटर के आगे, पोस्ट ऑफिस के आगे ऐसी कतारें लगी हुई थी। सैनिटाइज करने वालों को भी नहीं पता था कि क्या करना है, उन्होंने बिल्डिंग सैनिटाइज की, वहाँ जितनी कतार में खड़े हुए थे सबको स्प्रे में सील लगा के सबको सैनिटाइज कर मारा, पब्लिक को ही सैनिटाइज कर मारा। मतलब इस बीच में अखबारों में पता चलता है, अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, कि पहले कोरोना पेशेंट की ग्वालियर में डेथ हो गई जो डबरा से बिलोंग करते थे। अप्रैल की बात थी मेरे ख्याल से, वो डबरा के एक बुजुर्ग थे गंगाराम रोहेरा, वो एक्सपायर हुए थे। तो उनकी वो पहला केस था जिनका फ्यूनरल ग्वालियर में हुआ, कोई कोविड पॉजिटिव की डेथ हुई और उनका फ्यूनरल फिर ग्वालियर में हुआ। तो उनके बॉडी को लेके अब उस समय फ्यूनरल कैसे करना है लोगों को ये भी गाइडलाइन ढंग से प्रॉपर पता नहीं थी, मतलब ना नगर निगम के लोगों को, ना हेल्थ के लोगों को, ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को। तो जैसे तो उनकी गाड़ी, उनको बॉडी पीपी किट में, बैग में, पीपी बैग में रखी हुई थी, वो बॉडी को एम्बुलेंस में रख दिया और ड्राइवर के साथ रवाना कर दिया। ड्राइवर चलाता हुआ गाड़ी ले गया, रास्ते में झटके लगे होंगे, वो बॉडी स्टेशन से सरक के गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस में फंस गई। वहाँ जाकर अब उस बॉडी को कोई निकाले, मेरे को ये कवरेज करने के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा कि वहाँ तो बड़ा माहौल ख़राब है कि बॉडी एम्बुलेंस के अंदर फंसी हुई है, और उनके 2 बेटे थे जो काफ़ी सीनियर थे, करीबन 60 साल के थे, वो भी 60-55 साल के। वो भरी दोपहर में करीबन 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर था, और पीपी किट पहने हताश एक तरफ अर्धबेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैंने वहाँ जाकर पूछा कि ये क्या कारण है भाई कि फ्यूनरल क्यों नहीं हो रहा है। पता चला कि साहब वो बॉडी एम्बुलेंस में फंस गई है और निकल नहीं पा रही है, और उसको कोई निकाल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि एक ड्राइवर है और 2 स्वीपर हैं, वो स्वीपर भी बहुत कमज़ोर थे, बॉडी बहुत हैवी थी, और बाकी लोग निकालने की स्थिति में नहीं थे। उनके बेटे ही इतने बुजुर्ग थे, वो निकालने की स्थिति में नहीं थे। बॉडी निकाले कैसे बाहर से? बाकी लोगों पर किसी पे पीपी किट भी नहीं थी, ड्राइवर बिना पीपी किट के घूम रहा था वहाँ पर। तो इसको लेके बड़ा काफ़ी करीब 2 घंटे तक ये इंसिडेंट चलता रहा। फिर उनमें से किसी को आया तो वो बाहर से गए, एक गैस कटर वाले को बुलाकर लाए। उस गैस कटर वाले ने एम्बुलेंस से उस स्ट्रेचर को काटा, तब वो बॉडी निकालने के लिए रास्ता बना। तो इतनी वहाँ की स्थिति थी कि मतलब उनका बेटा भी मदद नहीं कर पा रहे थे, मतलब कैसे विदाउट पीपी किट अपने पिता की बॉडी को हाथ लगाएं, क्या करें। तो इस टाइप का मतलब पहले मेरे को बड़ा वो लगा कि ये मतलब मैं अपने आप में ही द्रविस्ता हो गया कि
इस तरह से कोई अपने पिता के लिए भी इतना असहाय है कि 3 घंटे से बॉडी पड़ी हुई है और उसकी फ्यूनरल नहीं हो पा रहा है। मुझे एक टाइम पे लगा था, जो मैं एक बॉडी थी, उसका नाम याद नहीं है मुझे, उस बॉडी का कोई नहीं था, उसको मैं नहीं करवाया था। सिर्फ एक लड़का था बेचारा 13 साल का, उसके पिताजी थे, वो ख़त्म एक्सपायर हो गई थी। उसका पूरा जो भी था मैंने खुद अपने हाथों से करवाया। उस लड़के को मैंने किराया दिया, उसके बाद पिताजी की अस्थियों को उसके घर तक भिजवाया। मगर उस माहौल को देखते हुए सर मुझे बड़ा दुख हुआ उस टाइम पे कि क्या परिस्थिति आ गई है शहर के अंदर कि आदमी आदमी की मदद नहीं कर पा रहा है। उसके बाद एक दिन दूसरे दिन भी वही केस आया ऐसे ही। मैं दूसरे दिन भी फिर एक सेकंड केस और वैसे ही अंत्येष्टि के लिए पहुंचा वहाँ पर। तो जब तक इलेक्ट्रिक शवदाह चालू हो चुका था तो उस बॉडी को इलेक्ट्रिक शवदाह में अंदर ले लिया गया। और वहाँ इतना वो था कि शवदाह में जैसे ही लिया और शवदाह का बटन चालू किया मशीन का, तो मशीन का जो चैनल गेट गिरता है वो बॉडी थोड़ी सी बाहर निकल के रह गई। तो चैनल गेट उस बॉडी के ऊपर गिरा, फंस गया और बॉडी ना अंदर हो पाई और मशीन की भट्टी चालू हो गई। भट्टी चालू हो गई तो वो धुआं जो होता है चिमनी में जाने की बजाय हॉल में भरने लगा उस चैनल गेट से निकल के। तो वो इतना खतरनाक हालत थी एकदम से कि वहाँ जितने 1-2 लोग उनके परिजन थे, बाकी सब लोग दौड़ लगा के भागे। मैं भी बहुत घबरा गया एकदम से कि धुआं पूरा हॉल में भरने लगा, जहरीला धुआं, पीपी किट जल रही है, बॉडी जलना चालू हो गई थी। और जलने के बाद उसको कोई कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम था। फिर भी एक स्वीपर ने हिम्मत दिखाई, बड़ा सा बांस लेके उसने बॉडी को अंदर किया। तो वो मैंने इस टाइम पे भागने की, जब भाग रहे थे सब लोग, मैं कवरेज करने के लिए कैसे मैंने उसका कवरेज भी किया, उसको बॉडी को अंदर करने का पूरा और जैसे तैसे। उसके बाद मैंने इतना दौड़ लगाई कि मैं पीछे लौट के भी नहीं देखा और मैं पूरा लक्ष्मी शमशान घाट से बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधा फुल स्पीड में बाहर भगा दिया। वो जहरीला धुआं देख के मुझे खुद डर बैठ गया कि ये कहीं मेरे अंदर लंग्स में ना चला जाए या नहीं चला जाए। सांस रोक के मैं इतना बाहर तक भागा, करीब 1/2 किलोमीटर, और दूर से मैं चिमनी से निकलता धुआं देखता रहा वो जहरीला। कुछ ऐसे भी परिवार थे जो भीख नहीं मांग सकते, लोगों से मांग कर नहीं खा सकते। आप भीख शब्द हटा दें तो वो लोगों से मदद नहीं मांग सकते कि आप मुझे भोजन दे दो, वो खुद नहीं मांग सकते। वो रोड पर नहीं बैठ सकते, वो प्रशासन से नहीं बोल सकते, और हो सकता है अगर बोल भी रहे हो तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी कि प्रशासन उनको सुन सके। तो ऐसे ही हमने डिसाइड किया कि जो मजदूर व्यक्ति है उसको तो हम दे रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र है उसको भी हम दे रहे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है अगर क्वारंटाइन हो रहा है उसके लिए भी प्रशासन कहीं ना कहीं मदद कर रहा है और हम भी उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जो डेली कमा के खाने वाला व्यक्ति है उनकी चिंता कौन कर रहा है? तो उस समय लगा कि ये ऑटो वाले जो लोग रहते हैं कि डेली का मेरे ख्याल से 200-300 रुपये 500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति थे। ये ऐसे लोग थे जो सम्मान के साथ, मेहनत के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। ये लोग रोड पर मांग कर नहीं खा सकते, लेकिन परेशान ये भी बहुत थे। तो मैंने और मेरा एक छोटा भाई है दीपक पारासर, तो हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों की हमको चिंता करनी चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसी 101 लोगों की लिस्ट बनाई, घर घर जाकर ये क्लियर किया कि ये ऑटो उनकी है या किसी और की है। ज़्यादातर हमको जो ऑटो मिली है वो ये थे कि मालिक की ऑटो, और हम पर डे लेकर उनको धाड़ी पे चलाते थे, और उसके बाद जो बचता था वो इनका हुआ करता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पूंजी इकट्ठी करके ऑटो तो लेकर आ गए, लेकिन किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, लॉकडाउन लग गया और कंपनी किस्तें फिर भी काट रही है। तो हम लोगों ने ऐसे 101 लोगों को चिन्हित किया और उनको फूलबाग मैदान में बुलाने का निर्णय लिया कि फूलबाग मैदान में हम बुलाएंगे। हम कलेक्ट्रेट ऑफिस गए और वहाँ से हमने परमिशन ली। 101 ऑटो वालों को बुला के उनका 12-15 दिन का जो राशन हुआ करता था वो हमने एक पैकेट बनवाए, और प्रशासन के ही लोगों से, प्रशासनिक जो लोग थे उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के हाथों से हमने बंटवाना चालू किया। लोग भी घरों पे थोड़ा बोर हो रहे थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में या पुराने रूटीन में वापस आ पाएंगे। इस बीच में गवर्नमेंट की तरफ से लगातार गाइडलाइन में परिवर्तन हो रहा था, नई नई गाइडलाइन हर रोज़ जारी हो रही थी। जिला प्रशासन भी हर रोज़ शाम को एक धारा 144 का ऑर्डर जारी करता था, उसमें भी तमाम संशोधन होते थे, कुछ अमेंडमेंट्स होते थे, ये सारी चीज़ें रहती थी। कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे थे, फिर जिलों को घोषित किया गया रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तब्दील करना कि जहाँ केसेस नहीं है वहाँ कुछ पाबंदियाँ कम कर दी जाएँ, कुछ ढील दे दी जाए, इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन लोगों के मन में फिर भी भय का एक माहौल बना हुआ था।